हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की, और हफ्ते का आखिरी दिन है। बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट्स मूव करते हुए, तो रिक्वेस्ट करी थी निर्मल बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा साहब से कि जुड़िए, जरा मार्केट्स के टेक्निकल्स की मैपिंग कर ली जाए, जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं उस पर बातचीत कर ली जाए। नीरव, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो और हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब। हैप्पी न्यू ईयर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जोड़ने के लिए। अच्छा, कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और थीम से फोकस करूंगा, लेकिन पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। साल 2026 की शुरुआत में ही बाजार में बुल्स की दमदार वापसी। निफ्टी 26,300 के पार, लाइफ हाई की दहलीज पर। बैंक निफ्टी ने 60,100 के पार निकलकर बनाया लाइफ टाइम हाई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी। अच्छे बिक्री आंकड़ों से ऑटो में रफ्तार। मारुति, टीवीएस मोटर्स लाइफ हाइज पर पहुंचे। हीरो मोटोकॉर्प भी करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। इधर मेटल की भी चमक बरकरार। नाल्को और हिंडाल्को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। साथ ही डिफेंस, सरकारी और प्राइवेट बैंक्स में अच्छी तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लाइफ हाई से महज 1% दूर। मॉर्गन स्टैनली ने दी ओवरवेट रेटिंग 1847, यानी 18% ऊपर के दिए टारगेट्स। का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के अब रिटर्न्स मिलने होंगे शुरू। टेलीकॉम, रिटेल और एआई डेटा सेंटर बिजनेस दिखाएंगे दम। सिगरेट में एक्साइज ड्यूटी और एनसीसीडी जारी रहने से आईटीसी का शेयर 2 दिनों में करीब 15% टूटा। 72,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ। एफएमसीजी इंडेक्स पहुंचा 9 महीने के निचले स्तरों पर। इधर आईटीसी को ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने किया डाउनग्रेड, टारगेट भी घटा है। कोयले के ई ऑक्शन में विदेशी कंपनियों को भी सीधे बोली लगाने की मंजूरी से दौड़ा कोल इंडिया। शेयर करीब 6% के उछाल के साथ 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। पीएम मोदी कोल और माइंस मंत्रालय की बैठक से पहले एनटीपीसी, जीएमडीसी और एनएलसी में भी जोरदार तेजी। और सरकार ने करीब 42,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स पीएलआई स्कीमों को दी मंजूरी। डिक्सन, मदरसन, हिंडाल्को, बीपीएल जैसी कंपनियों के प्रस्ताव शामिल। मोबाइल, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सेगमेंट्स में होगा काम। सारा मूड माहौल ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में कैप्चर कर रखा है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरा काम है जरा मार्केट्स पे चर्चा कर ली जाए। पहले निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आएगी। बढ़िया। अच्छा, शुरुआत हुई थी लार्जली मेरे ख्याल से पहला टिक तो फ्लैट था। उसके बाद से एक डिसाइसिव मूव, वो कहते हैं ना, अगर बार बार और तेजी तूल पकड़ती चली जाए तो एक ट्रेंडिंग डे बन गया है। हम एज वी स्पीक दिन के हाईज के इर्द गिर्द कामकाज करते हुए। एक समय था इस निफ्टी के आज के हाईज, जो 26,315 आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, वो करीब 165-170 पॉइंट का उछाल था उस समय। अभी कुछ ही मिनटों पहले की बात है। 2/3% उछाल के साथ हम लोग कामकाज कर रहे थे और हम कहते ना किसिंग डिस्टेंस दूर थे रिकॉर्ड उच्चतम स्तर निफ्टी 50 में लगाने के लिए। क्या रिकॉर्ड उच्चतम स्तर थे? 26,325.8 भी मेंशन कर रहा हूं, 326 पकड़िए। 26,326 रिकॉर्ड उच्चतम स्तर। 314.15 पे आके मामला थोड़ा सा पस पड़ा होता है। रिकॉर्ड हाइज के आसपास ओपनिंग, वो क्या कहते हैं ना, कंटिन्यूस सेशन में रिकॉर्ड हाइज के आसपास एक बार जरूर मामला थमता है, लेकिन कोई वहां से कूल ऑफ होने के साइंस नहीं है। डटे खड़े हुए हैं, 26,300 के ऊपर ही कामकाज कर रहे हैं। उन लेवल्स को, प्रीवियस हाइज को चैलेंज करने की दहलीज पे खड़े हुए भारतीय बाजार। और वैसे ग्लोबली ज्यादातर मार्केट्स कल बंद थे।
आज सुबह मैं आपको दिखा रहा था जो एशियन पीयर्स हमारे खुले थे, क्योंकि एशिया में भी कई सारे मार्केट बंद है, लेकिन जो खुले थे बहुत बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कॉस्पी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड नए जड़े चले जा रहा है, गजब के मूव्स मतलब साउथ कोरिया के मार्केट्स में आज भी। और इनफैक्ट यूएस के फ्यूचर्स सुबह के और अब के बीच में और तेजी तूल पकड़ रही है। 1/4 से 3/4% ऊपर यूएस के फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं। तो यूएस पिछले 4 दिनों की कमजोरी के बाद छुट्टी पे गया था और अब जब लौट के आएगा तो वापस शायद मोमेंटम लौट रहा हो। तो ग्लोबली मामला सपोर्टिव, और हमारे यहां तो पिछले 3 दिनों से बढ़िया ही है भारतीय बाजार। 3 दिनों से ग्रीन में कामकाज कर रहे हैं। वो 31 को एक बढ़िया पावरफुल सेशन था, कल भी ले देखे ग्रीन में बंद हुए, तो आज फिर से एक अच्छे मूव्स बनते हुए हमारे बाजारों में। सेक्टर स्टॉक्स पे बाद में आता हूं, पहले निर्मल भंग का व्यू निफ्टी पे जान लेते हैं। हम नॉक कर रहे हैं रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के दरवाजे पे। ऐसे में नीरव, आपका निफ्टी पे ट्रेडिंग वाइज आज के लिए और पोजिशनली क्या व्यू बैठता है? करूं क्या निफ्टी पे? हम यस सर, देखिए आशीष जी, निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि ब्रेथ लास्ट 2-3 दिनों से काफ़ी पॉजिटिव था, जो डेटा था पॉजिटिव था। रोल ओवर्स में अगर देखें तो निफ्टी काफ़ी कम ओपन इंटरेस्ट के साथ में ओपन हो रही है, हुई फॉर दिस मंथ, जो कि एक पॉजिटिव है। दैट मीन शॉर्ट्स ने रोल ओवर नहीं किए पोजीशंस, जो कि एक बढ़िया साइन है। उसके बाद हमने आज का सेशन देखा, आज एक ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव करंट लेवल से अभी 26,650 फ्यूचर्स में नियर टर्म में प्रॉब्ली 1 से 2 दिनों में ही निफ्टी ये लेवल्स बना सकता है। तो बाइंग करें करंट लेवल से भी एंड ऑन डिक्लाइंस एज वेल। अब 26,350 ये बढ़िया सपोर्ट बन चुका है फ्यूचर्स में, और ये स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखें तो ये लीडर रहा है पिछले कुछ दिनों में, और ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो काफी घट चुका है। दैट मीन्स अगेन शॉर्ट्स आर आउट ऑफ द सिस्टम, ये काफी अग्रेसिवली ऊपर जा सकता है। तो पीएसयूज एंड प्राइवेट अलाइक दे कैन मूव अप और बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में यहाँ से आप जरूर बाइंग करना चाहिए। 61,000 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं फ्यूचर्स। नीचे में 60,200 और 60,050 ये अच्छे सपोर्ट हैं। तो 60,050 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें। लीजिए भाई साहब, ये है निफ्टी बैंक, दोनों पे नीरव ने अपना व्यू आपके सामने रख दिया है। निफ्टी बैंक वैसे ऑफ लेट मोमेंटम चार्ज को लीड करता हुआ, और निफ्टी बैंक ज्यादा कंफर्टेबल पॉकेट इस समय दिखती है, लेकिन रणनीति साफ है। हम वैसे इस जोन्स पे खड़े हुए हैं जहां पे आके बेसिकली दायरा बन गया था, पिछली सीरीज से बना हुआ है। 26,200 26,300 की ट्रेक्टरी पे आके मामला पस पड़ता है, उसी दहलीज पर खड़े हुए हैं। कीनली वॉच आउट करेंगे इन लेवल्स को। एक बार जरा सेक्टोरल ग्रिड दिखाइएगा। आज मेरे ख्याल से एफएमसीजी को छोड़ दूं, वो भी एक स्टॉक के कारण, अदरवाइज सारे सेक्टोरल पॉकेट्स बढ़िया इन ग्रीन कामकाज करती हुई नजर आएंगी। बैंक्स और फाइनेंशियल्स मोमेंटम को लीड कर रहे हैं, ऑटोज मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, आपकी चीज पे हैवीवेट पॉकेट्स हैं। अदरवाइज तो वैसे फैक्ट ये है कि सरकारी कंपनी सीपीएसई इंडेक्स अगर हो तो दिखाइएगा स्क्रीन पे, सरकारी कंपनीज बहुत अच्छे मूव्स दिखा रही हैं। पावर, रियल्टी, कमोडिटी प्लेस, ये सब अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया स्क्रीन है। एक एफएमसीजी दिक्कत है, एफएमसीजी की दिक्कत सिर्फ आईटीसी के कारण है। आईटीसी कल 9.5 पौने 10% गिरा था, उसके ऊपर आज फिर निफ्टी का टॉप लूजर है। 4% की कमजोरी के साथ आईटीसी इस समय भी ट्रेड करता हुआ। तो आईटीसी मामला क्योंकि गड़बड़ा रहा है, इसीलिए इस तरह का मूड माहौल। बल्कि आईटीसी की गिरावट के बावजूद कल भी निफ्टी, कल अगर एक निफ्टी का इतना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूएंट 10% गिरे तो निफ्टी ग्रीन में बंद हो जाए, तो आप समझ लो बाकी दिग्गजों ने कितना बढ़िया कंट्रीब्यूट कर दिया। आज भी जब आईटीसी 4% गिरा हुआ, हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों की दहलीज पे आके खड़े हो गए। तो बाकी सारी पॉकेट जो निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, है एक से एक हैवी वेट्स हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आज सुबह ही चर्चा हो रही थी कि चल नहीं रहे, लीजिए भाई साहब। और दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया मूव्स है, सारे आईटीसी के पेन को निगेट करते हुए। इनफैक्ट 160 पॉइंट ऊपर निफ्टी इसलिए कामकाज कर रहा है। पर आईटीसी को लेकर कंसर्न्स तो हैं, और अभी तो पूरी तरह से पार्टिसिपेशन शायद लौटा नहीं है। मंडे को एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, सब छुट्टी से लौट के आएंगे, पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो पता नहीं। लेकिन आईटीसी 2 दिन में ऑलमोस्ट 15% करेक्ट करता हुआ। लक्ष्मण को रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि आज सुबह तक, मतलब कल रात से आज सुबह तक ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स आई थी, आईटीसी को डाउनग्रेड तो सबने करा, लेकिन रिपोर्ट्स कंफ्यूज थी टैक्सेशन की क्लैरिटी को लेकर, और लक्ष्मण सुबह क्लैरिटी लेकर आ गए, और उसी का खामियाजा स्टॉक आज फिर भुगतता हुआ। ये लक्ष्मण ही रिस्पॉन्सिबल है 2 दिन से आईटीसी की गिरावट के लिए।
लेकिन ये टैक्सेशन वाला मामला और सरकार क्यों टैक्सेस बढ़ा रही है वो सारा रैशनल भी लक्ष्मण ने सुबह एक्सप्लेन करा था। लक्ष्मण से रिक्वेस्ट करी थी जुड़िएगा और प्लीज वो सब कुछ आएंगे एक बार समझाइएगा। नीरव आप चार्ट रेडी रखिएगा आईटीसी के, आपसे समझूंगा करना क्या चाहिए अब इस स्टॉक में। लक्ष्मण गुड आफ्टरनून भाई साहब। जी गुड आफ्टरनून। दरअसल ये जो आईटीसी का मामला है इसमें ज़रा समझा दूं कि जो टैक्स लगा है इसको लेके अलग अलग रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था तो एक कन्फ्यूजन था कि टैक्स टोटल कितना लग रहा है, टैक्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो दो चीज़ें साफ़ कर दूं, टैक्स बढ़ा है ओवरऑल सिगरेट के ऊपर और कितना लग रहा है उसमें कन्फ्यूजन था एक खास कंपोनेंट को लेकर के जिसको नेशनल क्लैमिटी ड्यूटी कहते हैं, एनसीसीडी जिसको कहा जा रहा है, उसको लेकर के वो लगा है कि नहीं लगा है। तो वो साफ कर दे कि वो लगा हुआ है, लगा हुआ था और लगा हुआ रहेगा। तो अब सिगरेट पे 3 तरह की ड्यूटी लगेगी। एक 40% की जीएसटी लग जाएगी, दूसरा जो एक्साइज ड्यूटी की नई दरें हैं 1 फरवरी से जो नोटिफाई की गई हैं वो लगेंगी, वो अलग अलग सिगरेट के कैटेगरी के हिसाब से लगेंगी। और फिर इसके अलावा तीसरा जो टैक्स लगेगा वो है एनसीसीडी का, लगेगा नहीं जो लगा आ रहा है आगे भी जारी रहेगा, एनसीसीडी का नेशनल क्लैमिटी ड्यूटी जो है। अब तीनों मिलकर टैक्स लेंगे, बिल्कुल साफ हो जाइए। अब सवाल उठता है कि ये टैक्स पहले से ज़्यादा होगा क्या? तो बिल्कुल ये टैक्स पहले से ज़्यादा होगा। जीएसटी के तहत जितना टैक्स लगता था उससे ज़्यादा होगा, जीएसटी लगने से पहले जितना टैक्स लगता था उससे ज़्यादा होगा। बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बता दूं कि जीएसटी लागू होने से पहले 100 सिगरेट के जो स्टिक होते थे, आप तो समझते ही होंगे आशीष जी स्टिक किसको कहते हैं, 100 सिगरेट के जो स्टिक होते थे उस पर 1585 रुपये से लेकर के 4170 रुपये तक की एक्साइज ड्यूटी लगती थी जीएसटी लागू होने से पहले। जब जीएसटी लागू हुआ तो एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल कम कर दिया गया, 1000 स्टिक पर 5 से 10 रुपये कर दिया गया। ऐसा नहीं कि एक्साइज ड्यूटी घटा के सस्ता कर दिया गया सिगरेट, उसकी जगह लग रहा था जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस। और आपको बता दूं कि जब से जीएसटी लगा 2017 से, तब से लेकर उसके बाद से 2024 तक ना तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, ना तो जीएसटी बढ़ाया गया, ना तो कॉम्पनसेशन सेस बढ़ाया गया। नतीजा ये निकला कि सिगरेट पर कोई ड्यूटी बढ़े ही नहीं 7 साल तक। वो अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से भी बिल्कुल पहली बार ऐसा सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा था। तो अब जीएसटी के तहत कॉम्पनसेशन सेस हटा दिया गया है। तो कॉम्पनसेशन सेस हटाने के बाद वापस एक्साइज ड्यूटी पुराने स्तर पर लाने की बात थी, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, पुराने स्तर पर नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा स्तर पर जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 साल तक जो हमने नहीं बढ़ाया उसका तो बदला लेना होगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ के लग रही है। और क्यों बढ़ी है इस पर आगे बताऊँ अगर समय होगा तो आपको। बिल्कुल, समय ही समय आईटीसी का स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है पिछले 2 दिनों से। क्यों बढ़ी? जी क्यों बढ़ी, इसमें एक लाइन पहले जोड़ दूं। क्यों बढ़ी इसके लिए जो हमें सरकार के जो सूत्र बता रहे हैं उनकी दलील जब सुनी मैंने तो मुझे लगा कि सिर्फ अभी नहीं बढ़ी है, आने वाले दिनों में बढ़ती रहेगी, इसकी भी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। क्यों बढ़ी उसमें 3 ठोस दलील है। पहली बात कि 7 साल से एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी, जीएसटी नहीं बढ़ा, कॉम्पनसेशन सेस नहीं बढ़ा, यानी 7 साल से ड्यूटी बढ़ी नहीं सिगरेट के ऊपर। नतीजा ये निकला कि सिगरेट की एमआरपी बढ़ती रही, कंपनियां बढ़ाती रही लागत की वजह से, सिगरेट पीने वालों की आमदनी बढ़ती रही और सिगरेट पर ड्यूटी नहीं बढ़ी। तो दरअसल सिगरेट सस्ता होता गया, बाकी सारी चीज़ों पर ड्यूटी बढ़ती गई। ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो अब उसे बढ़ाना ज़रूरी था तो बढ़ाया गया। दूसरा कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में देखता रहता है, नज़र दौड़ाता है कि कौन से देश सिगरेट को डिस्करेज करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो उसने ये पाया कि कम से कम 75% आपको ड्यूटी लगना चाहिए सिगरेट पर, WHO का मापदंड है। उसने पाया भारत 75% तो छोड़िए, वो तो 53% लगा रहा है ड्यूटी भारत अपने यहाँ सिगरेट के ऊपर। जबकि दूसरे देश, यूके की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, 80 से 85% ड्यूटी लगती है। दूसरे तुर्की जैसे देश हैं, यूएई के देश हैं, वहाँ पे 75 से 80% ड्यूटी लगती है। भारत में सिर्फ 53% लगती थी, अब शायद बढ़ करके 55% हो जाएगी। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सरकार को आगे बढ़ना है। तो सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से अभी भी हम कम है, WHO के गाइडलाइन के से भी अभी हम काफ़ी कम है। तो जब ये दलील सरकार देती है ना तो एक संभावना जगती है तो आने वाले दिनों में ये ड्यूटी और बढ़ती रहेगी, इसकी संभावना है। तीसरी बात जो सरकार ने दी वो बड़ी ठोस दलील है कि सिगरेट पीने से जो स्वास्थ्य को नुकसान होता है और उस पर जो खर्च होता है वो खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। अब खर्च जो होता है उस खर्च की भरपाई करने के लिए वो ड्यूटी लगाना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो खर्च का जो है अनुमान सरकार ने दिया था वो भी काफ़ी भारी भरकम खर्च होता है। तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? टैक्स वसूल करके करेंगे। तो 3 ठोस लॉजिक है सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने को लेकर के। लीजिए भाई साहब, टैक्सेशन को लेकर पूरी क्लैरिटी सामने आती हुई, उसका खामियाजा ये स्टॉक भुगतता हुआ
और ऊपर से ये जिस तरह से सरकार ने अपनी दलील पेश करी, जो सूत्रों के हवाले से लक्ष्मण बता रहे हैं, उसका मायने ये है कि अभी तो हम WHO स्टैंडर्ड्स के लिहाज से टैक्सेशन वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। पीयर कंट्रीज़ में इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा टैक्स लगते हैं। और ये इंडिकेशन है कि भाई साहब यहाँ पे शायद हो सकता है सरकार ना थमे, आने वाले समय में और टैक्सेशन पे तलवार और टैक्सेशन बढ़ रहा हो। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल इस अपडेट के बाद आईटीसी के डिलीवरी वॉल्यूम्स में सुबह दिखा रहा था आपको, कल 5,800 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई आईटीसी में, 5,800 करोड़ की एक दिन में। और आज फिर निफ्टी का टॉप लूजर 4-4.5% दबाव में। तो 2017 के बाद झटका लगा है और क्लैरिटी ये है कि वो जो 40% जीएसटी लगता था वो तो लगेगा ही लगेगा। 1 फरवरी से एक्साइज ड्यूटी जो अनाउंस करी गई है वो लग जाएगी और NCCD नेशनल कंटिजेंट कैलामिटी सेस भी लगेगा। और आज सुबह की जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है अगर NCCD कंटिन्यू कर रहा है तो गणित कहता है 1 सिगरेट पे 35% प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 35% प्राइस इंक्रीज, जो कंपनियां हो सकता है पास ऑन कर रही हो, कुछ हद तक पास ऑन कर रही हो, कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर रही हो, तो ले दे के होगा क्या, वॉल्यूम्स पे, अर्निंग्स पे इंपैक्ट होगा। और इस तरह के प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या है, डाउन ट्रेडिंग होगी। डाउन ट्रेडिंग मतलब आप प्रीमियम सिगरेट से चीपर वेरिएंट्स की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि बहुत महंगी एकदम से सिगरेट होने वाली है। दूसरा, एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है इलिसिट सिगरेट्स। अभी भी कहते हैं हर 4 स्टिक जो बिकती है उसमें 1 स्टिक इलिसिट है। और अगर इस तरह की टैक्सेशन लग रहे हैं तो इंडस्ट्री की वरी है कि ये ट्रेड और बढ़ रहा होगा। तो खामियाजा भुगतेंगी कंपनी, इसीलिए आईटीसी पे धक्का। और ये पता नहीं, लक्ष्मण बोल रहे हैं स्टिक तो आप जानते होंगे, स्टिक तो लक्ष्मण है क्या? स्टिक तो एक ही पता थी मुझे जो प्रिंसिपल और टीचर चलाती थी, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टिक का मतलब है वो सिगरेट की डंडी। नीरव, आईटीसी पे आई एम श्योर निर्मल बंग में भी खूब सारे आपके क्लाइंट्स ने सवाल उठाए होंगे, क्योंकि कईयों की कोर पोर्टफोलियो की होल्डिंग है, दिग्गज स्टॉक था। क्या व्यू बनता है इस पे? देखिए, टेक्निकली मैं बोलूँ तो 390 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ है, और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। काफी समय से कंसोलिडेशन में यही लेवल से घूमता था, वो ब्रेक हुआ है। अब यहाँ से मेरे हिसाब से 325 से 300 के बीच में ये स्टॉक आके वापस संभलेगा। तब तक के लिए यहाँ से और सेलिंग होगी, तो आई वुड ओनली से कि फॉलिंग नाइफ को अभी बाय मत करें, थोड़ा वेट करें। देयर इज अ चांस कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है, अभी नहीं तो और 4-5 दिनों के बाद में। ओवरऑल 300 के पास में बेस्ट कंसोलिडेशन होके वापस बाइंग आएगी, तब जाके आप बाइंग करें। रुकिए भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है, अभी भी अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही है। कंपनीज कैसे, अब तक तो आप कह देते थे सिगरेट डिमांड इन इलास्टिक है, दाम से क्या फर्क पड़ता है, इसको पीनी है, पर ये टैक्स हाइक बहुत तगड़ी है, बहुत स्टीप है। एक सिगरेट के 1/3 दाम बढ़ने चाहिए कायदे से, तो इसीलिए डाउन ट्रेडिंग होनी है, बहुत महंगा होने वाला है, इसीलिए इस बार का मामला अलग है। और ऊपर से सरकार अगर इस तरह की दलील देती है कि पीयर कंट्रीज के और WHO के मापदंड कहां पे और हम तो अभी यहीं तक पहुंचे हैं, तो मतलब ये कंसर्न रहेगी, फिर स्ट्रीट पे लिंगर ऑन करेगी। इसलिए सही है, इस समय दूर रही आईटीसी से भाई। ये वो क्या है, फॉलिंग नाइफ को पकड़ने वाला जो मूड होता है, इसमें ऐसा मत करिए तो बेहतर, एटलीस्ट एक्सपर्ट्स का व्यू तो ये आता है। अच्छा, आज सुबह आपको याद हो, अच्छा कुछ स्टॉक्स जो मैंने कहा था ना CPSE इंडेक्स दिखाइए, डॉक्टर साहब वो तो दिखाइएगा वाकई। आज सुबह मैं इवेंट्स कैलेंडर में मेंशन कर रहा, नीरव प्लीज कोल इंडिया का या फिर NTPC, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो ट्रेड बताना, नहीं होगा तो भी क्लियर करना आप। CPSE इंडेक्स देखो आप 2.5% उछाल के साथ आज के सेशन में कामकाज करता हुआ, जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कोल इंडिया, NTPC, ऊपर से साथ साथ जोड़िए हिंडाल्को वगैरह, मेटल्स, माइनिंग, कोल, ये पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं। और सुबह क्या मेंशन हुआ था कि आज PM मोदी की अध्यक्षता में एक सेक्टोरल रिव्यू की तैयारी हो रही है कोल और माइंस की। मेरे ख्याल से कोल की आज है, माइंस की कल है, 2 दिनों की बैठक रखी गई है और इसमें शायद क्रिटिकल मिनरल्स पे भी बातचीत हो रही होगी। क्या होने वाला है उस पर लक्ष्मण से आगे जोड़ के बातचीत कर लेंगे आने वाले शोज में। इस शो में बेसिक आइडिया था बढ़िया ट्रेड लें, अभी तो खैर वो अपडेट आया भी नहीं मीटिंग का, पर कोल इंडिया क्या बढ़िया मूव, 6% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है।
और एनटीपीसी भी मेरे ख्याल से 3-3.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ये सब क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी टाइप करे हुए हैं, कोई हिंदुस्तान कॉपर से टाइप करा है, किसी न किसी के साथ करा हुआ है। खैर नीरव, इस तरह के मूव्स के बाद कोई ट्रेड बचता है, गुंजाइश बचती है, आप क्या कर रहे हो? देखिए, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था आशीष जी। इस बारी जब भी रोल ओवर्स हुए, तभी जब मैं बैठा देखने को, लास्ट 3-4 महीनों में जो पीएसयूज था उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, पर बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग एक्शन आया इस बारी, और बहुत सारे में लॉन्ग्स बिल्ट हुए। तो ओवरऑल ऐसा लगा कि पीएसयूज यहाँ से चल सकता है एटलीस्ट फ्रॉम अ 10 to 15 डे पीरियड, और वही अभी हो रहा है। आई बिलीव पीएसयूज अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सारे के सारे अभी यहाँ से अच्छा एक मूव दे सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 डेज स्टिल। दोनों ही जो स्टॉक्स आपने कहे, एनटीपीसी और कोल इंडिया, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, ब्रेकआउट के ऊपर आए हैं। स्पेशली कोल इंडिया, काफी समय के बाद में ये स्टॉक 405 के ऊपर आया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका था। अब यहाँ से 455-460 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। 405 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप अभी भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी बाइंग करें। एनटीपीसी में भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 335 का, जो ब्रेक हुआ है। अब यहाँ से देयर इज अ गुड चांस 375 के लेवल्स के पास में आ सकता है, तो ये भी स्टॉक आप बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 335। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे, और साथ में निर्मल भंग के इस समय के सबसे प्रेफर्ड ट्रेड्स। मैंने तो वो स्टॉक्स पूछ लिए जो मोमेंटम में थे, किसी वजह से रीजंस के चलते आज फोकस में थे। लेकिन नीरव, आप लोग के प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट्स कौन से हैं स्टॉक स्पेसिफिक? तो देखिए, कंटेनर कॉरपोरेशन काफी समय से डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा था, अब जाके ब्रेकआउट आया है और बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स हुए हैं नीचे के लेवल्स पे। आई बिलीव 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 518 के स्टॉप लॉस के साथ में 560 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे कि मैंने कहा, बैंकिंग काफी बढ़िया लग रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी बढ़िया पैटर्न ब्रेकआउट आया है। यहाँ से 325 के टारगेट के साथ में आप इसे बाय कर सकते हैं। 297 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे बाय कर सकते हैं। लीजिए, दोनों सरकारी ही चुने हैं नीरव ने, यही पॉकेट वैसे आउट परफॉर्म भी कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा एट डेज हाइज, खरीदारी करने का मन, और लाइकवाइज कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन में भी खरीदारी करने के मौके। ये दो प्रिफर्ड आइडियाज। नीरव, एक हेडलाइन में मेंशन करता प्रोड्यूसर साहब ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाकई सराहनीय मूव्स हैं। हाँ, ब्रोकरेजेस के थम्स अप आते हैं तो उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन वो हाईस के करीब, अब क्या 1590 ये हाई लग गया क्या? 1592 है मेरे ख्याल से ना, हाँ 1593 है। नीरव, क्या व्यू बन रहा है रिलायंस पे आप लोग का? और पोजिशनली भी समझाइएगा, अगर ये क्या दमखम है इस काउंटर में या नहीं। देखिए, ओवरऑल पैटर्न तो काफी बुलिश है, मगर हम लोग भी एक्चुअली ऑल टाइम हाइज ब्रेक होने का ही वेट कर रहे हैं। एक बार 1605 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाए, तब जाके इसमें काफी अग्रेसिव मूव आ सकता है, जो स्टॉक को अराउंड 1800 के पास में लेके जा सकता है। तो अबाउ ब्रेकआउट आप बाइंग करें, कंडीशनल कॉल है। 1605 के ऊपर आप बाइंग करें, नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1560 का आप रखें। मेरे हिसाब से 1750 से 1800 तक के टारगेट उसके बाद इसमें नजर आ सकते हैं। भाई साहब, अब ये ऑल टाइम हाई की डायरेक्टरी पर है, तो एक बार कन्विक्शन आ जाए कि ब्रेकआउट आ गया है, तब ट्रेडिंग के लिहाज से बाय इनिशिएट करना है। वो कंडीशनल बाय है। 1605 के ऊपर जाएगा तभी खरीदारी करने का मन, तब 1560 बोला ना स्टॉप लॉस आपने? यस सर। या ये, लेकिन रिलायंस पे क्योंकि अब मूव इतने अच्छे थे और कंट्रीब्यूशन रेट में टॉप कंट्रीब्यूटर है, इसलिए बातचीत करी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो गई है, तो किसी और इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, तब डिसाइड करिएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है आरआईएल में। नीरव, थैंक यू सो मच डिटेल में सारी बातचीत समझाने के लिए, स्टॉक मार्केट डिटेल में कवर करने के लिए। ब्रेक का समय लग रहा है बढ़िया नोट पे होगा। 26,300 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के बेहद करीब इस समय निफ्टी 50 कामकाज करता हुआ, बढ़िया ट्रेंडिंग डे, और अदरवाइज भी मूड माहौल बढ़िया है। वो एडवांस डिक्लाइन प्रोड्यूसर साहब ने, डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पर रखा है 2:1 एडवांसेस के फेवर में, यानी कि 2/3 स्टॉक्स हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। तो ना सिर्फ निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओवरऑल मार्केट का भी मूड माहौल बढ़िया है। ऐसे में आखिरी के 1.5 घंटे कमाई का अड्डा देखिए, क्या पता श्रेया वीरू टी शर्ट पहने हो निफ्टी ऑल टाइम हाईज की, हु नोस। देखते हैं सारी कवरेज ब्रेक के उस पार।